गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम जैन दर्शन पढ़ रहे थे। जैन दर्शन में हमने जैनों का द्रव्य विचार पढ़ लिया। जैनों के प्रारंभिक परिचय में हमने जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन के बीच में जो अंतर है उसको जानने की कोशिश करी। आज हम और कल हमने जैनों के प्रमाण शास्त्र को शुरू कर दिया था और उसमें हमने परोक्ष और अपरोक्ष ज्ञान के बारे में बात की थी। आज हम अब आगे जैनों का जो एक सिद्धांत है, नए सिद्धांत, उसकी चर्चा करेंगे। नए सिद्धांत क्या होता है? देखिए, किसी भी वस्तु में जैन दर्शन ये मानकर चलता है, अभी हम उसकी अनेकांतवाद की थ्योरी पढ़ेंगे, तो वो ये मान के चलता है कि हर वस्तु में अनेक गुण होते हैं, उसके अनेक धर्म होते हैं। धर्म का मतलब यहाँ पर गुणों से है, वस्तु के अनेक पक्ष होते हैं, लेकिन मानव एक सीमित ज्ञान रखने वाला व्यक्ति है। मतलब जब तक मनुष्य राग द्वेष पर विजय नहीं प्राप्त कर लेता, जब तक कि व्यक्ति मुक्त नहीं हो जाता, तब तक उसका ज्ञान सीमित होता है। सीमित मतलब परिस्थितियों के, स्थान के और समय के सापेक्ष होता है, उनके अधीन होता है। तो जो मनुष्य का वस्तुओं को लेकर आंशिक ज्ञान है उसको नए सिद्धांत कहा जाता है। मतलब वस्तु के आंशिक और सीमित ज्ञान की जानकारी जब मनुष्य को होती है तो उस ज्ञान को हम नए का सिद्धांत कहेंगे, नए का ज्ञान कहेंगे। ये नए जैन दर्शन में 7 तरीके के माने गए हैं जो वस्तु के अलग अलग पक्षों से, प्रयोजन से, शब्दों से, उसकी समाज में प्रचलन से, इनसे जुड़े हुए हैं। जैसे सबसे पहला है नैगम्य। नैगम्य में हमें किस चीज़ का पता चलता है या किस ज्ञान का पता चलता है? नैगम्य में हमें क्रिया के प्रयोजन का पता चल रहा है कि कोई कार्य क्यों हो रहा है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति के हाथ में कोई खाली बर्तन है, ठीक है, और अगर वो उस रास्ते पर जा रहा हो जिस रास्ते पर नदी पड़ती हो, तो हम जान जाएंगे कि उसका प्रयोजन क्या है, वो पानी भरने जा रहा है, ठीक है। ऐसे ही कोई व्यक्ति अगर उसके पास चूना है, पानी है और बाकी चीज़ें हैं, तो हम पता लगा लेते हैं कि ये कुछ निर्माण करना चाह रहा है, भवन निर्माण करना चाह रहा है या मरम्मत का काम करना चाह रहा है। तो नैगम्य क्रिया के प्रयोजन का बोध हमको कराता है। दूसरा होता है संग्रहणय। संग्रहणय में हमें वस्तु के सामान्य का पता चलता है। जैसे अलग अलग किस्म की जो गायें हैं उनके सामान्य का जब हमको बोध हो जाए, गौत्व का, तो वो हमें संग्रहणय से होता है। व्यवहार में हमें किसी व्यक्ति की विशिष्ट विशेषताएं जो उसी व्यक्ति में हैं और उस व्यक्ति को बाकी लोगों से अलग करती हैं, उसका बोध होता है। मान लीजिए कि किसी विद्यार्थी को हॉकी खेलना बहुत पसंद है, तो ये उसकी व्यक्तिगत विशेषता है कि वो हॉकी खेलना पसंद करता है। या फिर हो सकता है कि किसी बच्चे को खाना बनाने में बहुत दिलचस्पी हो, तो उसकी ये विशेषता है कि उसे खाना बनाने में दिलचस्पी है या चित्रकला में दिलचस्पी है। या कोई किसी को बहुत गुस्सा आता है, तो इससे ये पता चलता है कि उसकी व्यक्तिगत विशेषताएं क्या हैं। उनका पता हमें किससे चलता है? व्यवहार नय से चलता है। नेक्स्ट है ऋजु सूत्र नय। इसमें वस्तु वर्तमान में कैसी है उससे उसका पता चलता है, और भूत में कैसी थी नहीं पता, भविष्य में कैसी होगी नहीं पता। तो इसे ये पता चलता है कि ऋजु सूत्र नय में वस्तुएं बदलती रहती है और बदलते हुए समय हमें वस्तु का जो ज्ञान होता है वो ऋजु सूत्र नय में होगा। शब्द में क्या होता है? देखिए, हर एक वस्तु का कोई ना कोई नाम होता है और उस वस्तु में बहुत सारे गुण होते हैं। उन गुणों के कारण वो वस्तु बाकी वस्तुओं से अलग होती है। तो हमें शब्द नय से वस्तु के गुणों का बोध होता है। जब हम किसी शब्द को पुकारते हैं, शब्द को सुनते हैं, हमें वो वस्तु याद आ जाती है, तो ये शब्द नय होता है। समाधि रूढ़ क्या होता है? देखिए, कई बार कई शब्द या कई नाम ऐसे होते हैं जो जिनका अगर हम शाब्दिक अर्थ निकालें तो वो कुछ और है, लेकिन हम उस शाब्दिक अर्थ से उनके भाव, एक तरीके से कह सकते हैं कि उसके अर्थ को पकड़ने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए पंकज है, तो पंख से उत्पन्न, जो कीचड़ से उत्पन्न। अब कीचड़ से उत्पन्न क्या होता है? हम सब जानते हैं, कमल कीचड़ से उत्पन्न होता है। ऐसे ही जैसे हम अक्सर ये कहा जाता है कि चंद्रचूड़ के लिए जब कहते हैं जी कि चंद्र है चूड़ पर, जिसके मतलब जिसकी चोटी पर, जिसकी जूड़े पर चंद्रमा है वह शिव। तो ये चंद्रचूड़ से जब हम जान लेते हैं कि उसके रूढ़ि के अनुसार शब्द निकाल लेते हैं कि लोक प्रचलित शब्द क्या है, ठीक है। उससे अगला है एवं भूत, वस्तु का जो भी प्रचलित नाम है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आज हम किसी वस्तु को, मान लीजिए पेड़ कहते हैं, किसी समूह में पेड़ नहीं कहा जाता होगा, वृक्ष कहा जाता है। मतलब ज़्यादा ठीक हिंदी संस्कृत के शब्द होंगे। कहीं और जाएं, मान लिया आप मध्य एशिया में जाएंगे जहाँ पर
दूसरी ज़बान चल रही है तो वहाँ पे उन्हें दरख्त कहते हैं। ये जो भी वस्तु का जिस भी जगह प्रचलित नाम होता है एवं भूत में हमें उसका ज्ञान होता है कि वस्तु का प्रचलित नाम क्या है। तो ये नए सिद्धांत जो है ये हमें वस्तु का आंशिक ज्ञान देता है। ठीक है, तो ये नया सिद्धांत हमें सीधा सीधा ये बताता है कि जैन दर्शन की जो दृष्टि है वो काफ़ी उदार है। वो ये मान के चलता है कि व्यक्ति को आंशिक ज्ञान भी होता है और व्यक्ति को पूर्ण ज्ञान भी हो सकता है। और ये व्यक्ति के आंशिक ज्ञान पर बात करने वाला मैं कह सकती हूँ इकलौता दर्शन है जो इस तरीके से नए सिद्धांत देकर ये बताता है कि व्यक्ति किस तरीके से आंशिक ज्ञान प्राप्त करता है। ठीक है, उसके बाद हम अनेकार्थवाद सिद्धांत की बात करेंगे। वैसे मैंने जब जैनों का द्रव्य विचार बताया था तो मोटी मोटी उसकी चर्चा मैंने कर दी थी। अभी भी मैं थोड़ी इसके बारे में जानकारी दे देती हूँ। देखिए, जैन मैंने बताया था कि वस्तुओं के अनेक गुणों को मानते हैं। ये भी मानते हैं कि वस्तु का ज्ञान हमें सापेक्ष रूप से होता है, मतलब हर वस्तु या मनुष्य अपने होने के लिए किसी दूसरी चीज़ पर निर्भर होता है। तो ये सापेक्षता होगी। निरपेक्षता होगी कि कोई ऐसी चीज़ हो, कोई ऐसा व्यक्ति हो जो अपने होने के लिए किसी दूसरे पर निर्भर हो, तो वो निरपेक्ष होना हो जाता है। लेकिन जैन वस्तु की सापेक्षता को मानते हैं, वस्तुओं में अनेक गुणों को स्वीकार करते हैं, वस्तु के अनेक पक्षों को स्वीकार करते हैं। तो इनका ये जो सिद्धांत है अनेकांतवाद, ये मूलतः एक अनेकवादी सिद्धांत है। ये अनेकांतवाद उनके तत्वशास्त्र से जुड़ा हुआ सिद्धांत है। ठीक है, जो बेसिकली द्रव्य के विचार के बारे में बताता है कि इसका द्रव्य का विचार है क्या, तत्व का विचार है क्या, इसे द्रव्य को ही तत्व कहा है। तो जैसे मैंने पहली क्लास में बताया था, ये मानते हैं कि द्रव्य में दो तरीके के गुण होते हैं, एक होते हैं स्थायी, एक होते हैं अस्थायी। स्थायी उसके स्वरूप को तय करते हैं, उसकी प्रकृति को बनाते हैं। जो अस्थायी होते हैं वो बदलते रहते हैं और वस्तु परिभाषित होती है अपने स्थायी गुणों से। ठीक है, और द्रव्य की और तत्व की परिभाषा देते हुए उन्होंने क्या कहा था कि जो क्या है उसकी परिभाषा कि जो उत्पन्न होता है, बना रहता है, जिसका क्षय हो जाता है, वो द्रव्य कहलाता है। ठीक है, और इसने कहा कि जो द्रव्य तत्व है और जो तत्व का स्वरूप है वो जटिल है। आप ये नहीं जान सकते कि कोई व्यक्ति ये दावा करे कि मैंने ही इस वस्तु को पूरी तरीके से जान लिया। वस्तु को पूरी तरीके से एक मुक्त व्यक्ति ही जान सकता है। तो अनेकांतवाद के सिद्धांत में संक्षेप में अगर मैं बताऊं तो जैन दर्शन ये बताना चाहता है कि द्रव्य में या वस्तु में अनेक गुण होते हैं और व्यक्ति उनमें से कुछ को ही जान सकता है। और कैसे, कौन कौन से द्रव्य में हमने बताया था कि जो उसका सबसे छोटा अणु होता है, एक बहुत सारे अणु मिलते हैं तो स्कंध होते हैं। अणु में 4 ही तरीके के गुण होते हैं, रूप, स्पर्श, गंध और स्वाद। और जब ये आपस में मिल जाते हैं और तब स्कंध बनता है, उसमें आकाश भी होता है। ठीक है, चलिए अब हम इसकी एक और थ्योरी स्यादवाद पर आते हैं। जैसे इसका अनेकांतवाद सिद्धांत इसके तत्वशास्त्र से जुड़ा है, वैसे ही इसका स्यादवाद इसके ज्ञान शास्त्र से जुड़ा है। तो स्यादवाद की थ्योरी क्या है? स्यादवाद की थ्योरी क्या है? जैसे वस्तु के अनेक गुण होते हैं और हम उनमें से कुछ को ही जान पाते हैं, तो ये भी एक तरीके से मनुष्य के ज्ञान की जो सीमितता है हमें उसके बारे में जानकारी देता है। लेकिन हर मनुष्य ये कहता है कि जो वो जानता है, दावा करता है कि जो वो जानता है वो सही जानता है। इसी वजह से दूसरे व्यक्ति से उसके मतभेद होते हैं, क्योंकि अपने ज्ञान को सत्य मानने का दावा करना एक तरीके से ये कह सकते हैं कि अज्ञानता है। खासकर तब जब सभी मनुष्य सीमित है, वो किसी परिस्थिति में, किसी जगह में, किसी काल के अधीन रह रहे हैं। ठीक है, तो ये जो स्यादवाद का सिद्धांत एक तरीके से उसकी ज्ञान मीमांसा थ्योरी है जो अनेकांतवाद में हम बताने की कोशिश कर रहे थे। वो ये बताना चाह रहे हैं कि जैसे कहानी प्रचलित है स्यादवाद को समझाने के लिए कि मान लीजिए 6 अंधे हैं और वो हाथी का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो जो अंधा हाथी के जिस अंग को छूता है वो उसे ही हाथी समझ लेता है। मान लीजिए कोई उसकी पूंछ को छूता है और वो कहता है कि हाथी तो रस्सी जैसा होता है, कोई उसकी सूंड को छूकर कहता है कि हाथी तो अजगर जैसा होता है, कोई उसके कान को छूकर कहता है कि हाथी तो पंखे की जैसा होता है। तो और वही ये कहता है कि जो मैंने जान लिया वही सही है। तो अब जानते तो सभी व्यक्ति सीमित है या आंशिक है, तो कैसे उनकी कही हुई बातों में ये माने की सत्यता का अंश हो। इसीलिए वो ये कहते हैं कि हम ये मान लेते हैं कि अगर व्यक्ति अपने ज्ञान के आगे, अपने वक्तव्य के आगे स्याद शब्द जोड़ देता है तो ये मान लिया जाएगा कि उसके ज्ञान में सत्यता का दावा है और वो ये नहीं कह रहा कि मैंने पूर्णतः सत्य जाना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि वो कौन से
उसके आधार पर व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है। जैसे पहला है स्याद अस्ति। स्याद अस्ति मतलब वस्तु है। स्याद वस्तु है मतलब कोई वस्तु है पर्टिकुलर जो किसी देश मतलब जगह, किसी काल, किसी परिस्थिति में स्थित है। जैसे मान लीजिए इस कमरे में ये ब्लैक बोर्ड है, तो ये ब्लैक बोर्ड एक जगह पर है, एक परिस्थिति में है, ठीक है। हो सकता है कुछ टाइम बाद ना रहे। ऐसे ही हमारे यहाँ का भूगोल है या हमारे यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं वो भले हमारा कल्चर हो, ये सब के आगे अगर हम स्याद लगाते हैं तो ये बताते हैं कि पर्टिकुलर साद वस्तु मतलब विशेष वस्तु, कोई भी विशेष वस्तु है, उसका अस्तित्व है और सीमित कुछ है सीमाएं उनके भीतर भीतर है, ठीक है। ऐसे ही जो दूसरा है वो है स्याद नास्ति मतलब कोई विशेष वस्तु नहीं है। जैसे मान लीजिए इस कमरे में हाथी नहीं है, तो स्याद हाथी इस कमरे में नहीं है, कोई पर्टिकुलर हाथी इस कमरे में नहीं है, किन्हीं देश काल परिस्थितियों में हाथी इस कमरे में नहीं है। तीसरा, जब दोनों जुड़ जाएंगे, स्याद अस्ति च नास्ति च, नास्ति च, ये वस्तु है भी और नहीं भी। कई बार हमारे सामने ऐसी स्थिति हो जाती है कि जब दृष्टि स्पष्ट ना हो तो हम कह नहीं सकते कि वस्तु जो सामने है वो क्या है। तो दृष्टि स्पष्ट ना होने पर हम कहते हैं वस्तु है भी और नहीं भी और हमें क्लियर नहीं है। इसका जो चौथा परामर्श है स्याद अव्यक्त मतलब वस्तु है लेकिन हम उसे स्पष्टता नहीं बता पाते कि वस्तु है क्या, या वस्तु में विरोध है तब भी हम नहीं बता पाते स्पष्ट है कि वस्तु क्या है। जैसे धुंध में हमें नजर ना आए कि सामने जो लंबी चीज़ है वो पेड़ है कि खंबा है कि व्यक्ति है, तो अव्यक्त है, स्थिति हमारी क्लियर नहीं है। जो पांचवा होगा वो स्याद अस्ति च अव्यक्तम च मतलब फर्स्ट और फोर्थ को मिलाकर पांचवा बनेगा कि वस्तु है भी और मैं उसे नहीं बता पा रहा हूँ। छठा, दूसरे और चौथे को मिलाकर होगा कि वस्तु नहीं है और फिर भी मैं उसके नहीं होने को क्लियर नहीं बता पा रहा हूँ, मतलब वहां भी अव्यक्त की स्थिति। जो सातवां होगा वो तीसरे और चौथे को मिलाकर होगा कि मतलब वस्तु है भी नहीं भी और मैं उसके बारे में कुछ स्पष्ट रूप से कह भी नहीं सकता। तो ये जैनों का एक सिद्धांत है। देखिए, जब हम वेदांत की तरफ जाते हैं तो वेदांत वस्तु के मतलब ऐसे ज्ञान की बात करता है जो नित्य होता है, जो हमेशा रहता है, जिसमें परिवर्तन नहीं होता, उसी ज्ञान को वो सत्य स्वीकार करता है। तो ये एक ऐसा छोर है जो सत्यता, नित्यता को और शाश्वतता को पकड़े रहता है। दूसरी तरफ महात्मा बुद्ध हैं जो वस्तु की अनित्यता पर ही जोर देते हैं कि परिवर्तन ही सत्य होता है, स्थायी जैसा कुछ नहीं होता। तो ये लोग दो छोर पर बैठे हैं, ठीक है। जैन दर्शन ये कहता है कि हमने दोनों को मिलाया। हम ये बोलते हैं कि वस्तु स्थायी भी होती है और वस्तु अस्थायी भी होती है, और हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है वो शाश्वत भी हो सकता है और आंशिक भी हो सकता है। ये निर्भर करता है कि व्यक्ति किस स्थिति में है, बंधन की अवस्था में है कि व्यक्ति मुक्त है। इससे तय होगा कि उसे कैसा ज्ञान प्राप्त हुआ है। तो अपने साथ सिद्धांत के आधार पर जैन दर्शन ये कहने की कोशिश करता है कि हम जो ज्ञान बता रहे हैं वो औरों के मुकाबले ज़्यादा सही है। हम साथ में किसी ज्ञान के आगे इस शब्द को अगर हम जोड़ देते हैं स्याद को, तो उसके बाद हमारा ज्ञान आंशिक है, हम इसको खुद स्वीकार कर लेते हैं। हमारा वक्तव्य असत्य भी हो सकता है, इस बात को हम स्वीकार कर सकते हैं। दूसरा, किसी परिस्थिति में ये सत्य है, दूसरी परिस्थिति में ये असत्य भी हो सकता है। तो इस तरीके से जैन दर्शन स्यादवाद का सिद्धांत देकर व्यक्तियों के विचारों में, दार्शनिकों के विचारों में जो मतभेद है वहाँ एक रास्ता हमको सुझाता है। तो ये मोटा मोटा हमने जैनों का तत्वशास्त्र भी पढ़ लिया और ज्ञान मीमांसा भी हम उसकी पढ़ लिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम जैनों का मोक्ष का सिद्धांत पढ़ेंगे और उसके बाद हम किसी नई फिलॉसफी को शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू।